तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है ना। और जैसे कि हम बोले हैं कि टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, आपको बताना नहीं पड़ेगा। मैं ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया हूँ और आपको इसका रिकॉर्डिंग मिल भी जाएगा। ठीक है, इसलिए चिंता का कोई आवश्यकता नहीं है। टॉपिक जो है, पहले कितने लोग पीएलआई पढ़े हैं एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए तो। कितने लोग पहले पीएलआई पढ़े हैं? ज्ञानेंद्र जी पढ़े हैं, किशोर जी नहीं पढ़े हैं, और बाकी लोग बताइए। अभिजीत पढ़े हैं, सुरेंद्र पढ़े हैं, अजय नहीं पढ़े हैं, रोहित पढ़े हैं। चलिए अच्छी बात है। अभिनव जी नहीं पढ़े हैं, हरिंद्र पढ़े हैं, सुमन नहीं पढ़े हैं, मंदाकिनी भूल गए, शिवानी जी नहीं पढ़े हैं, सुशांत जी नहीं पढ़े हैं। चलिए अच्छी बात है, मतलब मिक्स्ड है ना। तो ये काउंटर नॉलेज तो है, बट काउंटर नॉलेज आपको एग्जाम पर्पज से सर्व नहीं करवाएगा, है ना। तो 1 मिनट प्लीज टाइम दीजिए, 1 मिनट का टाइम दीजिए भाई। चलिए, तो कोई बात नहीं, आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो उससे हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम पास करना था, जिस कारण से हम सोचे कि चलो थोड़ा उल्टा पलटा करके थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं, है ना। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम लोग आएंगे कि भाई इंश्योरेंस क्या है ना। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं इंश्योरेंस क्या है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल आपके एग्जाम पे कभी नहीं पूछा जाएगा, पूरा गारंटेड है। सब कुछ नया नया पढ़ रहे हैं, चलिए अच्छी बात है मयंक जी, है ना। बट पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए। पढ़ने के बाद समझने में तो दिक्कत नहीं हो रहा है, नया पढ़िए पुराना पढ़िए डजेंट मैटर, बट वो समझ में आना चाहिए, है ना। और अगर कहीं पे डाउट रहेगा उसको पूछ लीजिएगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इंश्योरेंस क्या है। ये सभी लोग जानते हैं हम लोग कि इंश्योरेंस जो है इट इज़ बेसिकली ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। इंश्योरेंस जो है ये दो पार्टी का भीतर का एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये दो पार्टी के भीतर कौन कौन होंगे? एक होता है इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर मतलब जिन्होंने हमको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया, और इंश्योर्ड मतलब जिनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया। जैसे मान लीजिए सपोज मयंक जी ने एक पीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर किया, ठीक है। मयंक ने मयंक जी ने एक पीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर किया। अब यहाँ पे मेरा इंश्योरर, INSURER, इंश्योरर कौन होगा बताइए फटाफट से पब्लिक चैट में। इंश्योरर कौन होगा? बिल्कुल, वेरी गुड। इंश्योरर कौन होगा? इंश्योरर होगा मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। इंश्योरर कौन होगा? इंश्योरर हो जाएगा मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। और इंश्योर्ड कौन हो जाएगा? इंश्योर्ड कौन हो जाएगा? तो जो मयंक जी पॉलिसी प्रोक्योर किया है, मयंक जी हो जाएगा इंश्योर्ड पर्सन। तो बेसिकली इंश्योरेंस जो है ये अभी मयंक जी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, जहां पे डिपार्टमेंट ने बोला कि मयंक जी आप सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट हमको दीजिएगा, सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट आप हमको दीजिएगा। अब उसका फ्रीक्वेंसी जो है अलग अलग पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। वो मंथली हो सकता है, वो आपका क्वार्टरली हो सकता है, वो आपका हाफ ईयरली हो सकता है, वो आपका ईयरली भी हो सकता है। डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसी के ऊपर, है ना। सारा पॉलिसी जो है ये फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड नहीं करता है। केवल आप अगर देखिएगा इंडोमेंट एश्योरेंस जो है, इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी अगर देखिएगा, वो ये मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअली ये चारों प्रकार का फैसिलिटी देता है। बाकी पॉलिसी में जब आते हैं तो उसको नॉर्मली बोला जाता है कि मंथली फ्रीक्वेंसी में पॉलिसी प्रोक्योर करना है। ये डिपेंड करेगा कस्टमर के ऊपर। कस्टमर अगर चाहता है तो एनुअल पेमेंट भी कर सकता है, बट फ्रीक्वेंसी चूज हमको मंथली करना होता है। इंडोमेंट एश्योरेंस के केस में ये चारों प्रकार पॉलिसी आप फ्रीक्वेंसी आप चूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जो फिक्स्ड पैसा मयंक जी के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को दिया गया, उसी को बोला जाता है प्रीमियम, उसी को बोला जाता है प्रीमियम। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो अपना गारंटी दिया, जो अपना एश्योरेंस दिया कि इतना अमाउंट का पैसा अगर किसी कारणवश कुछ अनहोनी हो जाता है तो फैमिली को दिया जाएगा। मैंने एक पॉलिसी प्रोक्योर किया, मेरा अगर मिसहैपनिंग हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो उस सम एश्योरेंस मेरा फैमिली को दे दिया जाएगा। एटलीस्ट मिनिमम देखिए, मिनिमम इतना पैसा देगा ही देगा। सम एश्योरेंस का मतलब मिनिमम अमाउंट टू बी पेड टू द फैमिली ऑफ द इंश्योर्ड।
पर्सन, है ना। अगर इंश्योर्ड पर्सन जो मेरा है, अगर उनका डेथ हो जाता है, उसका फैमिली को जो मिनिमम पैसा हम देंगे, जो गारंटी हम देते हैं, उसको बोला जाता है सम एश्योरेंस, है ना। ये मिस हैपनिंग के केस में, डेथ के केस में। अगर वो बंदा जिंदा रह गया, उनके साथ किसी भी प्रकार का मिस हैपनिंग नहीं होता है, तो ये सम एश्योरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ, इसके एडिशन में क्या मिलेगा? इसके एडिशन में मिलेगा बोनस। याद रखना है, इंश्योरेंस के केस में कभी इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंटरेस्ट नो। क्या मिलता है? बोनस मिलता है। इंश्योरेंस के केस में इंटरेस्ट नहीं मिलता, इंश्योरेंस केस में बोनस मिलता है। इंश्योरेंस के केस में परसेंटेज पे हिसाब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैंने एक पॉलिसी प्रोक्योर किया, अगर मेरा डेथ हो गया, मैंने 2,000 रुपये दिया था, बट मेरा फैमिली को 5 लाख मिल रहा है ना। तो ये परसेंटेज का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आता, यहाँ पे आपका बोनस का कंसेप्ट आता है, जिसको डिटरमाइन किया जाता है पर 1000 पे। बोनस जब आप देखिएगा, तो बोनस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है? पर 1000, है ना। बोनस जो होगा वो क्या होगा? पर 1000। जैसे डिफरेंट प्रकार का पॉलिसी हमारे पास है ना। एंडाउमेंट एश्योरेंस है। चलिए फटाफट से एक बार पब्लिक चैट में बोनस रेट को रिवाइज करते हैं हम लोग। एंडाउमेंट एश्योरेंस बोनस रेट कितना है? 52 पर 1000, है ना। एंडाउमेंट एश्योरेंस में 52 पर 1000। अच्छा बताइए, एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस बोनस कितना है? ये मैं पीएलआई का बात कर रहा हूँ। एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस, रवि जी पिटाई खाइएगा। एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस 48, वेरी गुड शांतनु जी, है ना। एंटीसिपेटेड एंडाउमेंट एश्योरेंस मतलब मनी बैक पॉलिसी होता है, और इसको टाइम इंटरवल में पेमेंट होता है, 6, 9, 12, 15 या फिर 8, 12, 16, 20, है ना। तो यहाँ पे बोनस रेट कम होता है, 48 होता है। अच्छा बताइए, होल लाइफ एश्योरेंस का बोनस रेट कितना है? 76 है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, जुगल सुरक्षा का बोनस रेट कितना है? जुगल सुरक्षा का 52, है ना। याद रखना है, आगे हम लोग आएंगे कि जो हमारा एंडाउमेंट एश्योरेंस है, जुगल सुरक्षा है और चिल्ड्रन पॉलिसी है, तीनों का बोनस सेम है, 52 पर 1000, है ना। यहीं पे आप आ जाइएगा, आपका होल लाइफ एश्योरेंस और कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, इन दोनों का बोनस रेट सेम होता है। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस अगर कन्वर्ट हो गया, तो आपका 76 के बदले वो 52 में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा रहता है एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस, जिसका बोनस रेट होता है 48 पर 1000, है ना। ये कौन सा केस में? ये पीएलआई के केस में। आरपीएलआई के केस में जाएंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आगे देखेंगे, चिंता का कुछ नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया, देखिए कि बोनस जो मिलता है, बोनस डिपेंड ऑन सम एश्योरेंस नॉट ऑन प्रीमियम। ये सवाल आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। बोनस जो है डिपेंड करता है किसके ऊपर? वो सम एश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। प्रीमियम जितना पे किया गया, प्रीमियम का फ्रीक्वेंसी मतलब पीरियड कि कितना दिन का पॉलिसी है, इसके ऊपर बोनस डिपेंड नहीं करता है। ये पीएलआई का खासियत है। आप अगर एलआईसी में जाइएगा या एलआईसी के केस में अगर जाइएगा, तो वहाँ पे क्या होता है? पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कम टर्म का पॉलिसी है तो आपका बोनस कम मिलेगा, बहुत लंबा समय का है तो बोनस थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, बट जितना भी मिले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से कम मिलेगा। इसका गारंटी, इसका एश्योरेंस हम लोग दे सकते हैं, है ना। आगे आते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा ये भी सवाल एग्जाम पे आपको नहीं पूछेगा नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस पे, बट जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? आप पीएलआई का एजेंसी लेते हैं, है ना, तो वहां पे भी आपके पास पीएलआई का वास्ट नॉलेज होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, है ना। तो इंडिया में पीएलआई आने से पहले भी इंश्योरेंस था। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पीएलआई जो है इकलौता मतलब पहला कंपनी, पहला आपका डिपार्टमेंट था, या जो भी कंपनी था जो आपका कस्टमर को इंश्योरेंस देना शुरू किया। पीएलआई के पहले भी हमारे देश में इंश्योरेंस का एग्जिस्टेंस था। और सोच लीजिए, अंग्रेज जो लोग थे वो लोग कितना समझदार थे कि इन द ईयर ऑफ 1818, सन 1818 में वो इंश्योरेंस करते थे, है ना। आज हो गया 2025, आज से 200 से मतलब क्या हो गया, 1800 के साथ आप ऐड करिए 2025, अभी 200 कितना ज़्यादा हो गया, 200 साल से ज़्यादा, 207 साल अगर आप देखिएगा। 1818 में पहली बार इंग्लैंड से
इंग्लैंड से हमारे देश में आया और कोलकाता में अपना एक इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना। ये यूरोपियन के द्वारा हमारे कलकत्ता में, तत्कालीन कलकत्ता बोला जाता था जो आज हमारा कोलकाता है, वहाँ पे पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी था इंडियन सॉइल का, है ना। तो याद रखना इन द ईयर ऑफ 1818 इंश्योरेंस जो है वो इंडिया में आ चुका था, बट इट प्रोवाइड्स बेनिफिट ओनली फॉर द यूरोपियंस। ये केवल यूरोपियन को बेनिफिट देता था, दूसरा किसी को ये बेनिफिट नहीं देता था। पर इस टाइम पे एक प्रोमिनेंट पर्सन थे जिनका नाम था बाबू मित्तल। उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर काफी दबाव डाला और उन लोगों को ऑब्लाइज कर दिए कि भाई हमारा देश का जो सिटीजन है, इंडियन जो लोग हैं, उन लोगों को भी आपका इंश्योरेंस का कवरेज दिया जाए। अब इस आदमी के बारे में सोचिए, आज के दिन में हम आप इंश्योरेंस करने से कतराते हैं, है ना। हम लोग इंश्योरेंस से काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस हम लोग शेयर मार्केट को या फिर दूसरे चीज़ को देते हैं, क्योंकि वहाँ पे रैपिड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ना। बट इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबको करना जो है सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस बंदे ने उस टाइम पे ये सोचा और इंडियन लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी सारा फाइट किए, और उसके बाद कंपनी ने इंडियंस को भी इंश्योरेंस का कवरेज देना स्टार्ट किया, बट प्रीमियम जो है हाई रख दिया, क्योंकि प्रीमियम हाई रखेगा तो ये लोग कर ही नहीं पाएगा, है ना। उसके बाद इन द ईयर ऑफ 1870 इंडिया में पहली बार बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी नाम का एक कंपनी बना जो इंडिया में इंडियन को नॉर्मल रेट में कवरेज देना स्टार्ट किया। क्लियर है। तो पहली बार आपसे अगर सवाल पूछा जाए इंडिया में कौन सा ईयर में पहली बार इंश्योरेंस आया था, एक बार फटाफट से पब्लिक चैट में बता दीजिए। पहली बार इंश्योरेंस कब आया इंडिया में, हमारे देश में? इन द ईयर ऑफ 1818। कंपनी का नाम क्या था? कंपनी का नाम क्या था, फटाफट से बताइए। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, है ना, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। चलिए, अच्छा बताइए, इंडिया में इंडियंस को पहली बार कौन सा साल से आपका बेनिफिट देना शुरू किया गया नॉर्मल रेट में? वेरी गुड अजय जी, मुकेश, रवि, मंदाकिनी, 1870 से ये नॉर्मल बेनिफिट दिया गया। यहाँ तक हम लोग जो डिस्कस किए हैं इसके भीतर आपके एग्जाम पे सवाल नॉर्मली नहीं पूछेगा, बट यहाँ से पूछेगा। अब आते हैं हम लोग पीएलआई एरा। आज के दिन में ना ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, ना बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी है। आज के दिन में इंडिया का जो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, वो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी कि डाक विभाग। और फ्रॉम द ईयर 1884, सन 1884 ऑनवर्ड हम लोग इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 1884, 1 फरवरी 1884। आप याद कर सकते हैं, एक दो, क्या दो? एक पीएलआई दो, एक पीएलआई दो। तो एक दो से ये स्टार्ट हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है किसी भी एग्जाम पे पूछने के लिए, है ना। एक तो पीएलआई वाला पूछता है, दूसरा आरपीएलआई वाला पूछता है। आरपीएलआई वाला डेट भी फटाफट से बता दीजिए एक बार, डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आरपीएलआई, पब्लिक चैट में फटाफट से बताइए। डेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आरपीएलआई, पीएलआई के साथ साथ आरपीएलआई भी याद रख लेना है। आरपीएलआई कब से इंट्रोड्यूस्ड हुआ था? 24/3/1995। वेरी गुड, 24/3/1995, है ना। याद रखना रहेगा। कौन सा कमिटी था जिसके रिकमेंडेशन पे आरपीएलआई आया था? फटाफट से बताइए, कौन सा कमिटी था जिसके रिकमेंडेशन पे आरपीएलआई इंट्रोड्यूस किया गया था? मल्होत्रा, वेरी गुड शांतनु, मल्होत्रा, मल्होत्रा कमेटी, है ना। तो आरपीएलआई इंट्रोड्यूस किया गया था 24/3/1995 में, और पीएलआई इंट्रोड्यूस किया गया था 1 फरवरी 1884 में। और इसी के बाद, इसके 4 साल बाद जब पीएलआई इंट्रोड्यूस्ड हुआ, इसके 4 साल बाद जो हमारा टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी था तत्कालीन, उनका जो एम्प्लॉय था, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट देना हम शुरू कर दिए, है ना। पहले तो बेनिफिट केवल पोस्टल एम्प्लॉयज को था, लेटर वन इसको एक्सटेंडेड किया गया, जो टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था 1898 में, उन लोगों के लिए भी इसको ओपन कर दिया गया।
और इन द ईयर ऑफ 1894 जो पी एंड टी डिपार्टमेंट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट उस समय का हुआ करता था जब पोस्ट एंड टेलीग्राफ मार्ज हो चुका था, तो उसका जो फीमेल एम्प्लॉयज थे, सारा फीमेल एम्प्लॉयज को भी पीएलआई का कवर करना शुरू किया गया, पीएलआई का इंश्योरेंस देना शुरू किया गया। तो ये डेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने फीमेल एम्प्लॉयज़ को कवरेज देना शुरू किया। तो ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ठीक है, फटाफट से याद कर लिया आप लोग। अभी फटाफट से एक बार सवाल का जवाब दीजिए, पीएलआई इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1/2/1884। आरपीएलआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आरपीएलआई फटाफट से 24/3/1995। बहुत बढ़िया। कंचन जी म्यूट कर लीजिए, कंचन माला कोई ज्वाइन किए हैं। अच्छा, यहाँ पे किसने गलत जवाब दे दिया? 1/3 लिख दिया पिंटू या परितोष जी, परितोष लाकड़ा। 1/3 नहीं भाई, 24/3/1995। ठीक है परितोष जी, 24/3/1995 में मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन में आरपीएलआई को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोगों का होते रहेगा। कुछ गुड टू नो, यानी कि जो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्या बोला गया? बोला कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पीएलआई एंड आरपीएलआई फंड इज वेस्टेड टू द डीजी पोस्ट, है ना। आप अगर देखिएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, जब हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, वहाँ पे बताया जाता है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो कौन है? बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होते हैं? डीजी पोस्ट होते हैं ना, खाली डीजी नहीं बोल रहे, डीजी पोस्ट। तो डीजी पोस्ट जो होता है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, और जो हमारा डिपार्टमेंट का एक्चुअल हेड है वो है सेक्रेटरी पोस्ट, है ना। बेसिकली सेक्रेटरी पोस्ट जो है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिसी मेकिंग, डिफरेंट पॉलिसी रिलेटेड मैटर के लिए उसका देखभाल सेक्रेटरी पोस्ट के द्वारा किया जाता है, बट एडमिनिस्ट्रेशन का देखभाल जो है डीजी पोस्ट करते हैं। और पीएलआई और आरपीएलआई जो भी है, ये भी डीजी पोस्ट के कंट्रोल पे ही आता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस रूल 2011 इज एप्लीकेबल ऑन बोथ पीएलआई एंड आरपीएलआई। आपसे पूछा जा सकता है कि आरपीएलआई के ऊपर कौन सा रूल जो है लागू होता है, तो आपको याद रखना है आरपीएलआई के ऊपर भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस रूल 2011 ही लागू होता है। ठीक है, फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, Central Processing Center is a branch of head office where the PLI and RPLI related works are carried out. CPC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है इन कनेक्शन विथ PLI, है ना। तो CPC का फुल फॉर्म अगर PLI के रेस्पेक्ट में हो तो उनका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। अगर यही आपका सेविंग्स के केस में होगा तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? सेविंग्स के केस में क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से। सेविंग्स के केस में अगर हम सीपीसी का फुल फॉर्म पूछेंगे, क्योंकि सेविंग्स रिलेटेड मैटर को भी सीपीसी के द्वारा देखभाल किया जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? सर्किल प्रोसेसिंग सेंटर। वेरी गुड, ये हो जाएगा सर्किल प्रोसेसिंग सेंटर, है ना। तो एसबी के लिए हो गया सर्किल प्रोसेसिंग सेंटर, और वही अगर पीएलआई के केस में हो गया तो हो गया सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। पीएलआई के डेफिनेशन में दिया गया है डायरेक्टर का मीनिंग, और बोला गया डायरेक्टर पीएलआई मींस डायरेक्टर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता। सवाल कैसे पूछ सकता है? एज पर द डेफिनेशन ऑफ पीएलआई रूल 2011, डायरेक्टर पीएलआई मींस डायरेक्टर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्या हो जाएगा आंसर बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा आंसर फटाफट से? डायरेक्टर पीएलआई मींस डायरेक्टर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता, है ना। वेरी गुड। फिर पॉलिसी इन फोर्स, इसको डिफाइन किया गया। पॉलिसी इन फोर्स का मतलब ऐसा पॉलिसी इन विच ऑल द ड्यू प्रीमियम हैज बीन पेड, पॉलिसी इज नाइदर वॉइड नॉर लैप्स्ड। याद रहेगा, पॉलिसी इन फोर्स का मतलब क्या हुआ? पॉलिसी जो है जिसका सारा प्रीमियम पे किया गया है, और पॉलिसी ना ही वॉइड है ना ही आपका लैप्स्ड है। जैसे ग्रेस पीरियड जब खत्म हो जाता है उसके बाद पॉलिसी आपका वॉइड हो जाता है, ग्रेस पीरियड खत्म होने के बाद पॉलिसी आपका वॉइड हो जाता है। और अगर 3 साल से
कम पुराना वाला पॉलिसी है, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा किसी ने पैसा पे नहीं किया, और 3 साल से पुराना पॉलिसी है, अगर 12 महीने से ज़्यादा किसी ने पैसा पे नहीं किया, तो वो आपका लैप्स हो जाता है। तो ये वॉइड और लैप्स्ड वाला पॉलिसी को हम आपका पॉलिसी इन फोर्स के भीतर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है। सवाल आपसे ये पूछ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी आइडेंटिफायर और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन कनेक्शन विथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो आपको याद रखना है, आधार इज द प्राइमरी आइडेंटिफायर और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इन कनेक्शन विथ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर है। फिर इंश्योरेंस कब से एक्टिव होगा, तो बोला गया फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, जिस दिन पॉलिसी को एक्सेप्ट किया गया उस दिन से ये पॉलिसी मेरा आपका माना जाता है कि ये आपका फोर्स में है, एक्टिव है। क्लियर है। यहाँ तक एक दो सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप सभी जानते हो, इसमें कुछ खास बात नहीं है। आगे आते हैं हम लोग बेनिफिट। बेनिफिट में क्या बोला गया कि लाइफ इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये ट्रिपल बेनिफिट देता है। ये आपको ट्रिपल बेनिफिट देता है। क्या क्या? नंबर 1, ये आपको इंश्योरेंस का सुविधा देगा। नंबर 2, ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है, हालांकि इससे ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट आपको मिल जाएगा, है ना। हम लोग गारंटी दे सकते हैं भाई इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा, बट इससे बेहतर इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दूसरा कंपनी, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन अलग से दे सकता है, बट इंश्योरेंस का बेनिफिट इससे ज़्यादा हमको कोई नहीं देगा। इनकम टैक्स, इसका बेनिफिट भी मिलता है। इंश्योरेंस का मतलब फिनेंशियल रिस्क कवर, इनकम इन्वेस्ट, सभी लोग जानते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलता है। और इनकम टैक्स में क्या बोला गया, 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है उसका सेक्शन 80C के तहत बेनिफिट जो है वो आपका पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया, आगे आते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी को अगर कुछ डाउट होगा ना तो आप पब्लिक चैट में पूछ लीजिएगा, सेंड मैसेज ऑप्शन पे आप पूछ लीजिएगा कहीं पे भी अगर डाउट रहेगा तो, है ना। ये पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है, देखिए दूसरा कंपनी बहुत सारा है, बहुत आप लोग आपको गारंटी वारंटी दे सकता है, बट पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ये किसी ऐरा गैरा का नहीं है। और इसका गारंटी, इसका जो गारंटी होता है कि भाई सम एश्योरेंस का पैसा आपको देना ही देना है, ये गारंटी आपको कौन देता है, तो ये गारंटी आपको दिया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंश्योर करता है कि सम एश्योरेंस का पैसा जो है आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। फिर लो प्रीमियम हाई बोनस, ये सभी लोग जानते हैं कि इंश्योरेंस में हमारा प्रीमियम जो है वो कम है और बोनस रेट काफ़ी हाई है। आज के दिन में बोनस रेट पहले के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा कम हुआ है, बट फिर भी हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा बोनस प्रोवाइड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, पैरामिलिट्री, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नेशनलाइज्ड बैंक, ऑटोनोमस बॉडी, ग्रामीण बैंक, डाक सेवक, ये सब लोग आपका एलिजिबल है ना। इसका जो डिफरेंट जगह का डिफरेंट एम्प्लॉयज़ होगा, साथ में ये सारा लोग आपका एलिजिबल है। इसके भीतर खास करके पैरामिलिट्री फोर्स, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि पैरामिलिट्री फोर्स कवर्ड है या नहीं, है ना। ग्रामीण डाक सेवक, ऑटोनोमस बॉडी, नेशनलाइज्ड बैंक, पीएसयू, रिजर्व बैंक का एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का एम्प्लॉयज़, लोकल बॉडी यानी कि म्यूनिसिपलिटी वगैरह जो होता है उनका एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, डिफेंस का जो डिफरेंट एम्प्लॉय होगा, तो ये सारा लोग जो है आपका एलिजिबल है, पीएलआई वो लोग कर सकता है। अब इसके साथ साथ, ये तो पहले से ही था, इसके साथ और कुछ ऐड हुआ है, आगे एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। फिर बोला गया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछता है, जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल है, इंगेज्ड या फिर अपॉइंट हुआ है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, हाउएवर देयर कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सटेंडेबल, अगर किसी का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंटमेंट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंडेबल है, जैसे मेरा एक दोस्त है उसका डीईओ में अपॉइंटमेंट हुआ था, डीईओ, डीईओ वेस्ट बंगाल में आता है, जिसको बोला जाता है डेटा एंट्री ऑपरेटर, है ना। अब उसका ऑलमोस्ट जितना हमको याद आ रहा है 2015 16 17 में उसका ज्वाइनिंग हुआ था डीईओ में, ये टोटली कॉन्ट्रैक्चुअल था, है ना।
पर वो बंदा अभी भी उस जगह पे जॉब कर रहा है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है टाइम टू टाइम एक्सटेंड हुआ है ना, तो उसका एक पीएलआई पॉलिसी हमने करवा दी है ना। तो ऐसा कोई एम्प्लॉयज़ अगर रहेगा जो कॉन्ट्रैक्चुअल है और उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंडेबल है, तो वो आपका पीएलआई प्रोक्योर कर सकता है। डिफरेंट जो कॉमर्शियल बैंक है वो कर सकता है, डिफरेंट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो लोग कर सकता है, उसका जो एम्प्लॉयज़ होगा वो लोग कर पाएगा, है ना। एम्प्लॉयज़ ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब आपका कर पाएगा। ऑल इंडिया काउंसिल के अंडर में जो लोग आपका मान लीजिए एक्रीडेशन मिल चुका है, उसका जो एम्प्लॉयज़ है कर पाएगा। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सारा लोग आपका पीएलआई कर पाएगा, है ना। रिकॉग्नाइज्ड जो आपका डिफरेंट सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल वगैरह उसके एम्प्लॉय कर पाएगा। इसके साथ एक ऐड हुआ है, आगे आते हैं। हाँ, क्या, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब हम लोग जानते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, लॉयर, बैंकर, ये सभी लोग आपका पीएलआई पॉलिसी कर सकता है। डिफरेंट एम्प्लॉयज़ जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का लिस्टेड कंपनी का एम्प्लॉय है ना, ऐसा कोई कंपनी जो एनएसई या फिर बीएसई में आपका इम्पेनल्ड है, उसका जो एम्प्लॉयज़ है, बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनी का जो एम्प्लॉय है उसके बारे में बताया जा रहा है। वो चाहे वो आईटी सेक्टर से हो या डिफरेंट आपका हेल्थ केयर से हो, चाहे वो एनर्जी से हो, बैंकिंग सेक्टर से हो, वो सारा लोग भी हमारा पीएलआई कर सकता है। और लेटेस्ट जो चेंज इसमें लाया गया था, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर, है ना, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर होंगे, वो लोग भी आपका पीएलआई कर सकते हैं। बट कंडीशन एक है, यहाँ पे इन लोगों के लिए एक अलग सा सर्टिफिकेट देना होता है, अलग सा एक सर्टिफिकेट देना होता है, उसका प्रोफार्मा है, तो वो प्रोफार्मा देते हुए कर सकते हैं, है ना। जैसे मेरा भाई है छोटा सा, अभी छोटा मतलब उतना भी छोटा नहीं है, बड़ा ही है, बट आपका अभी तक मान लीजिए वो जॉब होल्डर नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कोई जॉब नहीं करता है, बट वो ग्रेजुएट है, तो उनका एक पीएलआई पॉलिसी मैंने करवा दिया, है ना। तो वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया, ग्रेजुएशन किया था, जिस कारण से उनका एक पीएलआई पॉलिसी करवा दिया गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन आपका पीएलआई कर सकता है या नहीं कर सकता है। अभी आते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएलआई पॉलिसी और उसका फीचर, है ना, उसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। आईटीआई होल्डर, देखिए आईटीआई आपका डिप्लोमा के भीतर तो आता नहीं है। आईटीआई आपका, आईटीआई डिप्लोमा थोड़ा ही है, आईटीआई थोड़ा ही डिप्लोमा है हरिंदर जी। देखिए करवाने का तो करवा दीजिएगा, बट आपका डिप्लोमा के भीतर आता है क्या वो आईटीआई कोर्स जो है? डिप्लोमा तो अलग होता है, आईटीआई वाला की इसमें दिया हुआ है, नो, इज नॉट कंसिडर्ड इक्विवेलेंट टू डिप्लोमा, है ना। आईटीआई जो है इसको आपका डिप्लोमा की इक्विवेलेंट आपका कंसिडर नहीं किया जाता है। अच्छा, ऑर्डर में दिया हुआ है कि आईटीआई वाला था, ये वाला देखना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि हमने इसको ख्याल नहीं किया है, तो अगर रहेगा तो हम उसको ऐड कर देंगे। तो आईटीआई को इसके भीतर दिया था मंदाकिनी जी, एक बार कंफर्म करिए, अगर रहेगा तो एक बार हम उसको देख के इसको ऐड कर देंगे डिप्लोमा होल्डर के साथ, है ना। टेक्निकल डिग्री वाला के चक्कर में उधर आपका यहाँ पे, एक मिनट वेट करिए, आईटीआई वाला का हम लोग देख लेते हैं। आईटीआई तो आपका कंडीशन वगैरह सब, आईटीआई का चलिए एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है, अब जैसे बोले हैं बाद में आया था। अच्छा अच्छा, चलिए, तो अगर आया होगा तो हम लोग उसको भी ऐड कर लेंगे इसके साथ, ठीक है। ऑर्डर अगर होगा तो कॉपी एक बार ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, यही तो फायदा होता है कि आप लोगों के साथ जब मिल बैठ के हम लोग डिस्कस करते हैं, तो जो चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं वो चीज़ भी आप लोगों से जानने का मौका मिल जाता है ना। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और हम लोगों का ज्ञानवर्धन करते रहिए। बहुत बढ़िया।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग जैसे कि बताया जा रहा है कि आईटीआई भी इसके भीतर कवर होता है, तो एक बार हम लोग इसको देख लेंगे और कंफर्म कर लेंगे। तो एक दो को देख लेंगे, कोई कस्टमर इधर भी मिल जाता है। अच्छा कोई नहीं। अच्छा सची जी ज्वाइन किए हुए हैं आप? सची वर्मा, जितना मेरा जानकारी है कि आप पीएलआई ब्रांच में जुड़े हुए हैं। लगता है नहीं ज्वाइन किया होगा। चलिए उनके पास भी अच्छा खासा जानकारी है, तो एक बार उनसे भी हम बोल देंगे कि वो शेयर कर देगा। आईटी वाला है तो हम देख लेंगे आपका। ठीक है, चलिए फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्या बोला गया? मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योरेंस है ना। तो मिनिमम सम एश्योरेंस कितना होता है? 20,000 का है। मैक्सिमम जो है 50 लाख का है। और सम एश्योरेंस जो है इट इज मल्टीपल ऑफ ₹10,000। यही पे जब हम लोग आरपीएलआई में आ जाएंगे, तो आरपीएलआई में मिनिमम हो जाएगा आपका 10,000, मैक्सिमम हो जाएगा आपका 10 लाख, और मल्टीपल हो जाएगा ₹5,000। ठीक है, मल्टीपल ऑफ ₹5,000। ठीक है, तो ये आपको याद रखना रहेगा। पीएलआई और आरपीएलआई का भी नॉर्मली बहुत आसान अगर क्वेश्चन रहेगा। अच्छा आईटीआई ग्रेजुएट थोड़ा ही होता है। चलिए जो भी है, आई द स्कीम एक्सटेंड एम्प्लॉयमेंट सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोफेशनल्स। अच्छा आपने ऑलरेडी ऑर्डर को ग्रुप में पोस्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और ऐसे ही आप काम करते रहिए। चलिए एक बार ओपन करके देख लेते हैं क्या बताया गया है उसमें। प्रोफेशनल कैटेगरी लेटर 2021 वाला। ओके ओके, अच्छा ये पहले ही आया हुआ था जब आपका लॉयर चार्टर्ड एम्प्लॉयड एम्प्लॉय, बिल्कुल इसके भीतर आईटीआई कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, डिग्री डिप्लोमा होल्डर। ठीक है, डिग्री डिप्लोमा तो है ही। आईटीआई को भी इसके भीतर कवर रखा गया था। चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ, फिर तो नोट्स में भी होना चाहिए, अगर नहीं होगा हाँ। चलिए इसमें जैसे हमने देखा था डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के भीतर डॉक्टर परसुइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स थ्रू एनी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल, रेसिडेंट डॉक्टर्स, है ना। ये तो है ही। इंजीनियर इंक्लूडिंग मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो गेट पास किया हुआ है। नहीं आईटीआई वाला मुझे लगता है इसके भीतर हम छोड़ दिए थे, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, चलिए तो आईटीआई वाला हम लोग जो देखें, आईटीआई भी इसके भीतर इंक्लूडेड रहेगा और एलिजिबल रहेगा, है ना। आईटीआई जो है, आईटीआई डिग्री होल्डर, आईटीआई होल्डर, ये भी आपका एलिजिबल। ठीक है, तो आईटीआई होल्डर जो रहेगा वो भी हमारा इसके भीतर एलिजिबिलिटी में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग देख रहे थे कि डिफरेंट मिनिमम और मैक्सिमम ऐसे ही। अच्छा चलिए, आशीर्वाद बिल्कुल रहेगा, आशीर्वाद हमेशा बिल्कुल रहेगा। भगवान से प्रार्थना रहेगा कि आप लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दीजिए, है ना। पूरे देश भर में शोर होना चाहिए कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग दीजिएगा। अब सबसे मेरा यही उम्मीद है और सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और टेंशन बिल्कुल मत करिए। सबसे ज़्यादा खराब हमको लगता है जब टेंशन करके लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करता है। कुछ लोग तो ऐसा है, दिन में 5 घंटा टेंशन करेगा बट 2 घंटा पढ़ाई नहीं करेगा, है ना। इन लोगों को पकड़ के पीटना चाहिए कि भाई इतना टेंशन जितना किया था उतना देर अगर पढ़ लेता तो तू पास कर जाता, है ना। तो ये टेंशन वेंशन को गोली मारिएगा और खाली पढ़ते रहिएगा। भूल रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको पीटने के लिए हम आ रहे हैं राजशेखर जी, आपको जाके हम घर पे जाके पीटेंगे, है ना। तो फंडा यही है कि पढ़ते रहिए और भूलते रहिए। भूलना जो है हमारा हक है, बर्थ राइट है। आपको भूलने का पूरा हक है, आप भूलते रहिए। बट जितना ज़्यादा चीज़ आप भूलिएगा उतना ज़्यादा आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, है ना। ज़्यादा भूलने के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे हम कुछ पढ़ते ही नहीं इसलिए भूलते भी नहीं है, है ना। अच्छा चीज़ है, भूलिए, जितना भूलिएगा फिर पढ़िएगा, है ना। आपको अपना कैपेबिलिटी पता है कि आप कहाँ भूलते हो, कैसे भूलते हो और कैसे उसको आप याद कर पाते हो, है ना। वो आपको फंडा ढूंढना पड़ेगा कि कैसे हम याद कर पाते हैं। सबका अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है, सबका अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ते रहिए और जो आपका कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा आपको सर्व करना है, तब जाके आपको कोई नहीं रोक सकता। उससे कम अगर सर्व कर दिए
तब जाके गड़बड़ है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है ना। हालांकि मज़ेदार भी है, क्योंकि लोग जितना ज़्यादा पढ़ेगा उनके साथ लड़ने में उतना मज़ा आएगा ना। हम भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेगा, फिर देखेंगे कौन आपका क्रैक करता है, मज़ा ही कुछ और है। चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सम एश्योरेंस क्या बोला गया? बोला कि मैक्सिमम सम एश्योरेंस इज रिस्ट्रिक्टेड एज अंडर। यहाँ पे बोला गया 20 लाख तक अगर सम एश्योरेंस है तो हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ देखेंगे नहीं कि भाई उसका एक्चुअली एनुअल इनकम कितना है या क्या फंडा है, वो हम नहीं देखेंगे। बट अगर सम एश्योरेंस 20 लाख एक्सीड कर जाता है तो वहाँ पे देखा जाता है कि उस बंदे का एज कितना है। और एज अगर 40 साल तक है, अब 40 साल का एज मतलब क्या है? इन कनेक्शन विथ पीएलआई, जब हम पीएलआई का बात करते हैं, एज मतलब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, है ना। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे, अगला वाला जन्मदिन पे मेरा एज क्या होने वाला है। इस कारण से देखिएगा पीएलआई का जो एंट्री एज होता है, पीएलआई का एंट्री एज होता है 19। क्यों? क्योंकि बंदा जब एडल्ट हुआ, यानी कि 18 साल हो गया, 18 और 18 प्लस, चाहे जो भी हो, इट विल बी ट्रीटेड एज 19। हम उसका एज कितना लेंगे? एज लेंगे 19, है ना। मतलब 39 प्लस तक हम यहाँ पे देखेंगे, 39 प्लस तक, जिसका एज हम यहाँ पे लेंगे 40, है ना। तो अगर ये 40 के भीतर एज ऑन नेक्स्ट डे में आपका किसी बंदे का एज है ऑन द डेट ऑफ एंट्री, जब आप पॉलिसी प्रोक्योर कर रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है उस टाइम पे, तो बोला गया सम एश्योरेंस कितना होगा? तो सम एश्योरेंस विल बी 10 टाइम्स द एनुअल इनकम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 लाख। अब मान लीजिए मेरा एनुअल इनकम है, सपोज हम कर देते हैं 4 लाख जो है मेरा एनुअल इनकम है, ठीक है। 4 लाख मेरा एनुअल इनकम है। अगर 4 लाख मेरा एनुअल इनकम है और एट द एज ऑफ एंट्री मेरा एज है मान लीजिए 38 ईयर्स, तो 38 ईयर्स मतलब बिलो 40 हो रहा है, तो कितना होगा? 4 इंटू 10, 10 टाइम्स हो जाएगा, इजिकल टू कितना हो गया? 40, है ना। तो मैक्सिमम 40 लाख का पीएलआई पॉलिसी में कर पाऊंगा। बट यहीं पे मान लीजिए अगर मेरा एज हो जाता 41 या 42 या फिर 40 प्लस, है ना, तो यहाँ पे ये 10 गुना नहीं होता, ये हो जाता 7 गुना, जाने के 4 7 28, तो मैक्सिमम 28 लाख का पीएलआई पॉलिसी मैं कर पाता। क्लियर है? तो ये बात आपका बताया गया है, इसको याद रखना है कि अबव 41 ईयर्स एंड अबव 41 ईयर्स एंड अबव अगर एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे के हिसाब से, तो 7 टाइम द एनुअल इनकम सब्जेक्ट टू टोटल एग्रीगेट ऑफ मैक्सिमम 50 लाख। 50 लाख से ज़्यादा तो आप कभी नहीं कर पाइएगा। आपका अगर पर एनम इनकम मान लीजिए 10 लाख है, तो आप 10 लाख से 7 गुना कर दीजिएगा तो 70 लाख होता है। तो 70 लाख आप नहीं कर पाइएगा, आप 50 लाख तक ही कर पाइएगा। लिमिट जो है 50 लाख में फिक्स किया गया। क्लियर है? अब पीएलआई का इफेक्टिव प्रीमियम जो फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बता रहे हैं, तो देखिए, तो बोला कि इंडोमेंट एश्योरेंस जो होता है वो आपका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअल हो सकता है ना। बट होल लाइफ, कन्वर्टेबल होल लाइफ, एंटिसिपेटेड इंडोमेंट एश्योरेंस, जुगल सुरक्षा और चिल्ड्रन पॉलिसी केवल मंथली प्रीमियम ही दिया जाता है। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पॉलिसी have the facility of मंथली इफेक्टिव प्रीमियम, क्वार्टरली इफेक्टिव, तो ये इस प्रकार से आपका एक सवाल पूछा जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं कौन आपका पीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर कर पाएगा, हु कैन प्रोक्योर द पीएलआई और आरपीएलआई बिजनेस। तो बोला कि एनी ऑफिशियल ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई भी ऑफिशियल होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, एक्सेप्ट पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर। पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर को छोड़ के हमारे डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कोई भी बंदा जो है वो आपका पीएलआई प्रोक्योर कर सकता है। पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर को क्यों नहीं दिया गया? बोला गया भाई तुम क्या करोगे, ये जो फील्ड ऑफिसर और डायरेक्ट एजेंट है ना, इनका मॉनिटरिंग करोगे और यहाँ से आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, है ना। तो इनको डायरेक्ट पीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर करने का परमिशन नहीं दिया गया, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन कर पाएगा? तो जो ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन है हमारा वो कर पाएंगे, फील्ड ऑफिसर लोग कर पाएंगे, डायरेक्ट एजेंट कर पाएगा, है ना। और यहाँ पे आपका ये वाला हमको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, इसको इस साल चेंज कर दिया गया, मिनिमम पॉलिसी का संख्या अभी
नील कर दिया गया। मतलब किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कोई बंदा अगर एक भी पॉलिसी प्रोक्योर नहीं किया, फिर भी उनका लाइसेंस जो है एज इट इज रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले उनको एक एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 4 पॉलिसी करना पड़ता था। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। ठीक, तो ये याद कर लीजिएगा, ये इस साल का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ये इस साल का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। मिनिमम पॉलिसी एक भी नहीं है, पहले आपका 4 था, बट अभी मिनिमम नंबर ऑफ पॉलिसी कुछ नहीं है सेल्स फोर्स के लिए, है ना। आगे क्या बोला गया? बोला कि देखिए, पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर इज नॉट एलिजिबल टू प्रोक्योर डायरेक्ट बिजनेस, बट दे विल मॉनिटर द एजेंट अंडर देयर जुरिस्डिक्शन। जो फील्ड ऑफिसर डायरेक्ट एजेंट रहेंगे, उनको मॉनिटर करना आपका किसका काम होगा? जो पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर होगा उनका काम होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, स्क्रीन तो विजिबल है संतोष जी, बाकी लोग कंफर्म करिए, स्क्रीन विजिबल है ना? चलिए, यस सर। ओके सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं हम लोग फील्ड ऑफिसर। फील्ड ऑफिसर कौन होते हैं, है ना। तो फील्ड ऑफिसर कौन होगा, एक बार देख लेते हैं। बोला जा रहा है रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और जीडीएस। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फील्ड ऑफिसर कौन होते हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर कर चुका है, या फिर जो जीडीएस भाई बहन आपका डिस्चार्ज हो चुके हैं सर्विस से, आफ्टर रिटायरमेंट और डिस्चार्ज, बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, अगर वो पीएलआई का एजेंसी लेते हैं, तो उनको फील्ड ऑफिसर बोला जाएगा। उनको क्या बोला जाएगा? फील्ड ऑफिसर बोला जाएगा। याद रहेगा कि रिटायर्ड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और जीडीएस, है ना। आपसे सवाल पूछ सकता है कौन आपका फील्ड ऑफिसर होंगे। ऑप्शन ए रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑप्शन बी आपका रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ऑप्शन सी रिटायर्ड या फिर डिस्चार्ज जीडीएस, है ना, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से एक बार, आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा ना, डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं, बोला कि कोई अपर एज लिमिट इन लोगों का नहीं है, फील्ड ऑफिसर बनने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, बट इन लोगों को एक कैश सिक्योरिटी जमा करना रहता है। कितना? ₹5,000 का कैश सिक्योरिटी जमा करना रहता है, एज इन द फॉर्म ऑफ एनएससी और केबीपी, जिसको प्लेज किया जाता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक आपको इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट ऑफ कैश सिक्योरिटी ऑफ ₹5,000 इफ सिलेक्टेड एज फील्ड ऑफिसर। अगर फील्ड ऑफिसर के लिए आपने अप्लाई किया और आपका सिलेक्शन होता है, तो एक कैश सिक्योरिटी आपको जमा करना रहता है जो 5,000 का होता है, और उसको हम एनएससी या केवीपी के फॉर्म पे हम करते हैं, और उसको प्लेज किया जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी हमारा फील्ड ऑफिसर होंगे, उनको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, 3 दिन का ट्रेनिंग रहेगा, जो आपका ट्रेनिंग दिया जाएगा बाय द डेवलपमेंट ऑफिसर और आईपीएसपी। कंसर्न एरिया का जो डेवलपमेंट ऑफिसर है उनके द्वारा, या फिर कंसर्न सब डिवीजन का या डिवीजन का जो आईपीएसपी होंगे उनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा 3 दिन का। 3 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा, जिसको सीपीसी में दिया जाएगा, है ना। तो 3 3 6 दिन का हो गया। इसके साथ बोला गया, ये इंपॉर्टेंट है देखिए, ही और शी हैज टू पास द लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन विद इन 3 years ऑफ एंगेजमेंट। जब आपका उनको एज फील्ड ऑफिसर एंगेज किया गया, उनको 3 साल के भीतर ये लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन होता है जिसको कंडक्ट किया जाता है, और इस लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन जो है उनको पास करना है विद इन 3 years ऑफ एंगेजमेंट। इस लाइसेंस का वैलिडिटी रहता है 5 साल, और उसके बाद जो पीएलआई का लाइसेंस आपने लिया उसका वैलिडिटी रहेगा 5 साल, और उसके बाद रिन्यूएबल होता है ईयरली, हर साल उसको रिन्यू किया जाता है। अगर किसी का डुप्लीकेट हो करता है लाइसेंस, तो डुप्लीकेट लाइसेंस फी देखिए, प्रोविजनल और डुप्लीकेट लाइसेंस फी और रिन्यूअल का फी जो है ये ₹50 है, और परमानेंट लाइसेंस फी जो है वो आपका ₹100 है ना। तो प्रोविजनल लाइसेंस फी आपका ₹50, रिन्यूअल का चार्ज ₹50, अगर परमानेंट लाइसेंस है तो उसका फी कितना है? ₹100। इंसेंटिव जो है एज यूजुअल जो आपका डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के दिया जाता है, वही इंसेंटिव जो है फील्ड ऑफिसर को भी दिया जाता है। किसी भी प्रकार का टीए यानी कि जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह है, वो नहीं दिया जाएगा फील्ड ऑफिसर को।
क्लियर है? तो ये हमने फील्ड ऑफिसर को देख लिया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं डायरेक्ट एजेंट के बारे में। डायरेक्ट एजेंट के बारे में क्या बताया गया, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? दिक्कत नहीं हो रहा है ना किसी को? एक बार कंफर्म करिए। नो सर, नो, बिल्कुल ओके, कोई पब्लिक दिक्कत नहीं चैट में सर। एक बार फटाफट से मैसेज करिए सब लोग। ज्ञानेंद्र का जवाब आया, बाकी लोग, परितोष, अकीब, मंदाकिनी। चलिए बिल्कुल, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या बोला कि डायरेक्ट एजेंट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं डायरेक्ट एजेंट के बारे में। क्या बोला जरा? बोला कि एजेंट एंगेज फ्रॉम ओपन मार्केट। तो वहाँ पे हमने देखा था जो रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर जीडीएस रिटायर कर चुके होंगे, माने कि डिस्चार्ज हो चुके होंगे, वो लोग बनेगा तो फील्ड ऑफिसर बनेगा। बट जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, मान लीजिए कोई एक लड़का है जो ग्रेजुएशन किया, हायर सेकेंडरी किया, और उसके बाद वो चाहता है कि हमारा पीएलआई का लाइसेंस लेंगे, है ना, एजेंसी लेंगे, तो उनको हम बोलते हैं डायरेक्ट एजेंट। एजेंट एंगेज्ड फ्रॉम ओपन मार्केट। एज लिमिट दिया गया 18 से लेके नो लिमिट। सिक्योरिटी अमाउंट यहाँ पे भी 5,000 एनएससी केवीपी के रूप में प्रेसिडेंट के नाम पे प्लेज होगा। 3 दिन का ट्रेनिंग इन हाउस यहाँ पे भी दिया जाएगा बाई आईपीएएसपी और आपका जो पीएलआई डेवलपमेंट ऑफिसर। 3 दिन का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड सीपीसी होगा। लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन 3 साल के भीतर पास करना होगा। लाइसेंस का वैलिडिटी 5 साल होगा। रिन्यूएबल ईयरली होगा। प्रोविजनल डुप्लीकेट लाइसेंस का फी आपका 50 रुपये होगा। रिन्यूअल का फी 50 रुपये का होगा। परमानेंट लाइसेंस का फी 100 रुपये का होगा, है ना। यहाँ पे ये वाला पैरा जो है इसको भी हटा दिया गया है। पहले इसको रखा गया था कि लाइसेंस रिटेन करने के लिए इसके बाद अलग से इंटरव्यू होता है, बट अभी इसको भी आपका डिस्पेंस ऑफ कर दिया गया। इसको मैं नोट्स में अपडेट कर दूंगा, आपको चिंता नहीं है, ठीक है। इंसेंटिव जो एज यूजुअल दिया जाएगा, टीए यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख लेंगे पीएलआई का जो डिफरेंट प्रकार का पॉलिसी है। टोटल 6 प्रकार का पीएलआई पॉलिसी हमारे पास उपलब्ध है। जैसे होल लाइफ एश्योरेंस, जिसमें हम लोग जीवन भर का सुरक्षा देते हैं। आप याद कर लीजिएगा, होल लाइफ एश्योरेंस में हम क्या करते हैं? जीवन भर का सुरक्षा देते हैं। कन्वर्टेबल होल लाइफ में क्या करते हैं? इसमें कन्वर्ट करने का सुविधा देते हैं। इसमें जीवन भर का सुरक्षा, इसलिए इसका नाम सुरक्षा। इसमें कन्वर्ट करने का सुविधा, इसके लिए इसका नाम सुविधा। एंडोमेंट एश्योरेंस में संतुष्टि मिलता है। सबसे ज़्यादा पॉलिसी एंडोमेंट एश्योरेंस का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, संतुष्टि मिलता है, इसलिए इसका नाम है संतोष। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में बीच बीच में पैसा रिटर्न मिलता है ना। आप देखे होंगे एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस 2 प्रकार का होता है। एक होता है 15 साल वाला, एक होता है 20 साल वाला। एक बार फटाफट से बताइए तो 20 ईयर्स वाला अगर पॉलिसी होगा, रिटर्न कब कब मिलेगा मनी बैक? फटाफट से बताइए। 20 साल वाला पॉलिसी होगा, कब कब रिटर्न मिलेगा? 8, 12, 16, 20। वेरी गुड। 8 आपका याद हो जाएगा, 8, 12, 16 और 20। यही अगर 15 साल वाला अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 6, 9, 12 और 15, है ना। तो ये क्या हो गया? देखिए बीच बीच में पैसा मिलेगा। कितना मिलेगा? तो ये हर एक बार 20%, 20% ऑफ सम एश्योरेंस, है ना। मान लीजिए मेरा 10 लाख का पॉलिसी था, सपोज मेरा 10 लाख का पॉलिसी था, है ना। तो पहली बार मिलेगा 2 लाख, फिर मिलेगा 2 लाख, फिर मिलेगा 2 लाख, है ना। 3 बार मिल चुका है। फाइनली जाके मिलेगा 4 लाख, 4 लाख प्लस बोनस, 4 लाख प्लस बोनस, ठीक है। ये पहले का 3 बार हुआ, 2 2 2 6 लाख हो गया, फिर 4 लाख प्लस बोनस मिल जाएगा, ठीक है। तो यही फंड है। अब बीच बीच में अगर पैसा मिलता है तो लोगों का भलाई होता है, मंगल होता है, जिस कारण से इसका नाम है सुमंगल। इसके अलावा है जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, जहाँ पे पति और पत्नी दोनों जुगल को सुरक्षा दिया जाता है। पति पत्नी इस जुगल को सुरक्षा दिया जाता है, इसके लिए इसका नाम है सुरक्षा। इसके अलावा बाल जीवन बीमा या फिर चिल्ड्रन पॉलिसी भी है। तो हमारे पास टोटल 6 प्रकार का पॉलिसी है। होल लाइफ एश्योरेंस यानी कि सुरक्षा, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस यानी कि सुविधा, एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष, एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि सुमंगल, जॉइंट लाइफ एश्योरेंस यानी कि जुगल सुरक्षा, और चिल्ड्रन पॉलिसी यानी कि बाल जीवन बीमा। अब हम लोग यहाँ पे इसका फीचर्स देख लेंगे एक एक करके, है ना। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई शक? एक बार बताइए।
फीचर्स देख लेते हैं, आज हम लोग फीचर्स तक देख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे हम लोग अगला क्लास में डिस्कस करेंगे, पहले आज ये 6 प्रकार पॉलिसी का फीचर्स हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पहले होल लाइफ एश्योरेंस यानी कि सुरक्षा। पहला चीज आपको याद रखना है, इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा बोनस मिलता है। कितना बोनस? ₹76 पर 1000। सुरक्षा में सबसे ज्यादा बोनस मिलता है, कितना? 76 पर 1000। एज क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम 19 साल और मैक्सिमम 55 साल। आप अगर देखिएगा 19 साल और 55 साल वाला, तो होल लाइफ एश्योरेंस, कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस, इंडोमेंट एश्योरेंस, सारा जगह पे आपका 19 से 55 मिल जाएगा। एक एक करके आगे हम लोग देखेंगे। लोन फैसिलिटी आफ्टर 4 ईयर्स अवेलेबल, 4 साल के बाद लोन मिलेगा। सरेंडर 3 साल के बाद कर सकते हैं, है ना। पॉलिसी का पैसा आपको रिटर्न कब मिलेगा? तो बोला गया आपका जब 80 साल एज हो जाएगा, अगर किसी भी कस्टमर जिसने होल लाइफ एश्योरेंस किया 80 साल तक अगर जिंदा रह जाते हैं, तो 80 साल आफ्टर ऑन और आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर्स, जब 80 साल एज हो जाएगा उसके बाद उस बंदे को पैसा दे दिया जाएगा। किसी कारणवश उस दौरान बिफोर 80 ईयर्स अगर डेथ हो जाता है, तो जो पॉलिसी होल्डर रहेगा उसका जो नॉमिनी रहेगा उसको इसका बेनिफिट दे दिया जाएगा। क्लियर है। अगर सरेंडर आपका 5 साल के पहले होता है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा, नॉट एलिजिबल फॉर बोनस इफ सरेंडर बिफोर 5 ईयर्स। और हमने देखा ये पॉलिसी 80 साल के एज में मैच्योरिटी होगा, बट प्रीमियम आपको 80 साल तक नहीं देना है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम आपको जब, मतलब मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं सर्विस होल्डर 60 साल के एज में रिटायर होते हैं, तो 60 साल के बाद आपको पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और 60 साल से पहले भी आप अगर चाहते हैं कि 55 तक देंगे तो ठीक है, 58 तक देंगे तो भी ठीक है, 60 तक देंगे तो भी ठीक है। तो आप चूज कर सकते हैं प्रीमियम पेएबल कब तक होगा, कब तक आपको पे करना है। तो 55, 58 और 60 आप चूज कर सकते हैं कब तक आपको पे करना है। इस पॉलिसी आपका नॉन मेडिकल भी हो सकता है और मेडिकल भी हो सकता है। नॉन मेडिकल पॉलिसी के केस में भी 2 क्राइटेरिया दिया गया। अगर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का या किसी बंदे का एज जो है 40 ईयर्स और एबोव हो गया, 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गया, 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गया मतलब एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे में, तो 40 ईयर्स से ज़्यादा हो गया तो केवल 2 लाख का ही कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। बट इफ एज इज 40 ईयर्स और लेज, अगर 40 ईयर्स और लेस अगर एज है, तो वहाँ पे नॉन मेडिकल पॉलिसी 5 लाख का कर पाएगा। और यहाँ पे याद रखना है पीएलआई के केस में जब भी हम बात करेंगे लिमिट का, तो ये इंक्लूडिंग ऑल पॉलिसी, और यहाँ पे सारा नॉन मेडिकल पॉलिसी को यहाँ पे लिया जा रहा है। मतलब मान लीजिए कोई बंदा ने पहले एक 2 लाख का नॉन मेडिकल किया, फिर 2 लाख का किया, फिर उसको हम और 1 लाख का ही कर दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर दे देंगे, क्योंकि 5 लाख का कोटा हो गया। एज अगर उनका 40 एक्सीड कर चुका है तो 2 ही लाख का कर दे देंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर दे देंगे। तो ये हमको याद रखना रहेगा पीएलआई के केस में, ठीक है। आगे क्या बोला गया? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पे सवाल पूछता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए जो लोग इधर उधर देख रहे हैं। क्या बोला गया? बोला कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू एंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी अप टू 59 ईयर्स ऑफ एज ऑफ द इंश्योरेंट, provided that the date of conversion does not fall within 1 year of date of cessation of premium, है ना। फंडा क्या हुआ? तो बोला गया आप जो होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इंडोमेंट एश्योरेंस पे, बट कब तक कर पाइएगा? तो बोला गया मैक्सिमम आप 59 ईयर्स तक कर पाइएगा। और साथ में एक कंडीशन और दिया, क्या कंडीशन दिया गया? बोला गया जो सिसेशन ऑफ प्रीमियम है उसके 1 साल पहले तक, मतलब आपको सिसेशन ऑफ प्रीमियम का एज कितना था? 55, 58 और 60, है ना। तो आपने अगर सिसेशन ऑफ प्रीमियम का एज चूज किए हैं 60, तो आप 59 ईयर्स तक कन्वर्ट कर सकते हैं, 59 ईयर्स तक कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आप अगर 58 चूज किया है तो आपको 57 ईयर्स तक कन्वर्ट कर लेना है, और अगर 55 चूज किया है तो 54 ईयर्स तक कन्वर्ट कर लेना है। मतलब प्रीमियम जब खत्म होने वाला का डेट आप चूज कर लिए थे उसके एटलीस्ट 1 साल पहले आपको ये कन्वर्शन कर लेना रहेगा। क्लियर है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम पे पूछता है कि केवल कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस नहीं, हम होल लाइफ एश्योरेंस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कब तक कर पाएंगे तो ये हमको याद रखना रहेगा। ये गया मेरा होल लाइफ एश्योरेंस, ठीक है। फटाफट से बताइए होल लाइफ एश्योरेंस में लोन कितने साल बाद मिलेगा?
टिल प्रीमियम CGR नहीं, 1 साल पहले तक उसका है ना, लोन होगा 4 साल के बाद। अगर सरेंडर होगा, सरेंडर कितने दिन बाद होगा, तो एक आपका 3 साल के बाद। वेरी गुड। चलिए आगे आते हैं हम लोग कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस में कन्वर्ट करने का सुविधा मिलता है, बट यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर कन्वर्ट करने का सुविधा कब से कब तक, तो बोला गया आफ्टर 5 ईयर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये यहाँ का 1 लाख रुपए का सवाल है, याद रखना है। कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस को आफ्टर 5 ईयर्स बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 ईयर्स आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए फ़ायदा क्या होगा, तो जो मान लीजिए 5 साल तक आपने पॉलिसी चलाए थे होल लाइफ एश्योरेंस में, उस पीरियड के लिए होल लाइफ एश्योरेंस का ही बोनस मिलेगा। आफ्टर कन्वर्शन एंडाउमेंट एश्योरेंस का बोनस मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को कन्वर्ट करते हैं तो वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और वहाँ पे होल लाइफ का बोनस नहीं, वहाँ पे केवल एंडाउमेंट एश्योरेंस का ही बोनस मिलेगा, है ना। तो ये बात हमको याद रखना है, जिस कारण से इसका कन्वर्शन ज़्यादा फायदेमंद होता है ना। एज लिमिट क्या है, तो यहाँ पर भी 19 से 55 साल एज है, यहाँ पर भी एज लिमिट है 19 से 55 साल। बट अगर आप 55 साल में किए करिएगा तो कन्वर्ट करने का ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि बोला गया एज ऑफ कन्वर्शन जो है वो मैक्सिमम 55 ईयर्स तक है, मतलब 50 के पहले अगर आप पॉलिसी कर लीजिएगा तभी आपके पास कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहेगा। बट अगर आप 55 की एज में करिएगा तो आपको कन्वर्ट करने का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, है ना। जिस कारण से प्रैक्टिकली ये पॉलिसी 55 साल तक नहीं हो सकता है, 50 के नीचे तक होगा तभी होगा। बट फॉर एग्जाम पर्पज अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कन्वर्टेबल होल लाइफ एश्योरेंस भी 55 साल तक हो सकता है, एग्जाम पर्पज। ठीक है, ये पॉलिसी भी आपका नॉन मेडिकल हो सकता है और मेडिकल भी हो सकता है। नॉन मेडिकल पॉलिसी जैसे हम लोग होल लाइफ के केस में देखे थे, 40 के भीतर एज रहेगा तो आप 5 लाख तक कर सकते हैं, 40 एक्सीड हो गया तो आप 2 लाख तक कर पाइएगा। 2 लाख तक आपका इरेस्पेक्टिव ऑफ एज लिमिट, उसमें कोई फंडा नहीं है। ऑन कन्वर्शन द प्रीमियम एंड टर्म्स विल बी वेरी अकॉर्डिंगली, ऑलरेडी हमने देख लिया। यहाँ पर भी लोन होल लाइफ के तरह ही है, आफ्टर 4 ईयर्स, सरेंडर जो है आफ्टर 3 ईयर्स। क्योंकि देखिए 5 साल से पहले तो कन्वर्ट मेरा हुआ ही नहीं है, तो ये होल लाइफ एश्योरेंस है, तो होल लाइफ में भी लोन 4 साल बाद मिलता है, इसमें भी लोन 4 साल बाद मिलता है। होल लाइफ में भी सरेंडर 3 साल बाद होता है, यहाँ पे भी सरेंडर 3 साल बाद होता है। क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग एंडाउमेंट एश्योरेंस। एंडाउमेंट एश्योरेंस यानी कि संतोष बोनस रेट 52 पर 1000 और मैच्योरिटी एज, यहाँ पे मैच्योरिटी एज आप चूज कर सकते हैं 35 से लेके 60 के भीतर, और 5-5 साल का गैप है, 35, 40, 45, 50, 55, 60, और बीच में एक आपका 58 आपका घुसा हुआ है ना। 35, 40, 45, 50, 55, 58 और 60। एज लिमिट क्या क्या है, तो बोला गया मिनिमम 19 साल, मैक्सिमम 55 साल। लोन यहाँ पर देखिए इंडोमेट एश्योरेंस और जुगल सुरक्षा दोनों में बराबर है, दोनों में आफ्टर 3 ईयर्स लोन मिलता है, आफ्टर 3 ईयर्स सरेंडर का सुविधा है। वहां पे हमने देखा था कन्वर्टेबल और आपका होल लाइफ एश्योरेंस 4-3, इंडोमेट और जुगल सुरक्षा 3-3। ठीक है। नॉमिनेशन सारा प्रकार के पीएलआई पॉलिसी में मैक्सिमम 3% को आप नॉमिनी बना सकते हैं। नॉन मेडिकल का कॉन्सेप्ट जैसे पहले था यहाँ पर भी सेम है, बोनस रेट का कंसेप्ट भी सेम है, आप इसको सरेंडर करिएगा 5 साल के भीतर तो बोनस नहीं मिलेगा, है ना। और पेएबल टू द इंश्योर्ड आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ द पॉलिसी, पॉलिसी बंदा अगर मैच्योर हो गया तो बंदे को मिल जाएगा, और मैच्योरिटी एज आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश डेथ हो गया तो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा अलोंग विथ एक्रूड बोनस, तो बोनस के साथ सारा पैसा नॉमिनी को मिल जाएगा, खास अलग से कुछ इसमें है नहीं, सारा चीज़ कॉमन है। इसके बाद आता है आपका एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस यानी कि सुमंगल। ये पॉलिसी का एज ऑफ इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन। याद रखिए पीएलआई का जब 100 ईयर हुआ, पीएलआई का 100 ईयर हुआ तो उसमें एईए को लॉन्च किया गया। पीएलआई का 100 ईयर में एईए को लॉन्च किया गया, बेसिकली कब हुआ, 1/2/1994 में इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। तो ये सवाल पूछता है, इसको हम लोग मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं, दो प्रकार 15 साल वाला और 20 साल वाला। बोनस है 48 पर 1000। यहाँ पे कोई लोन या सरेंडर का फैसिलिटी नहीं है, ना इसमें लोन मिलेगा ना इसको सरेंडर कर पाइएगा। मेडिकल जो है कंपलसरी है, देखिए एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस और जुगल सुरक्षा ये दोनों जगह पे मेडिकल जो है कंपलसरी है।
ठीक है। एंटीसिपेटेड और जुगल सुरक्षा में मेडिकल कंपलसरी है, इसको याद रखना है। मिनिमम एज ऑफ एंट्री 19 साल और मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री 40 से 45 साल। क्योंकि 15 साल वाला लेंगे तो 45 भी लीजिए, 40 भी लीजिए चलेगा, बट 20 साल वाला लीजिएगा तो 40 ही होगा। बट यहीं पे जब आप आरपीएलआई में आ जाइएगा तो आरपीएलआई के एईए में मैक्सिमम एज जो है वो 40 किया गया। इसको ध्यान रखना है, सवाल पूछता है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है जिस कारण से ये सवाल पूछने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। फिर पॉलिसी दो प्रकार का, 8 साल 15 साल वाला और 20 साल वाला। 15 साल वाला होगा तो 6 9 12 15। 20 साल वाला होगा तो 8 12 16 और 20। क्या मिलेगा? 20%, 20%, 20%। किसका? 20% ऑफ साम एश्योरेंस, इसमें 20% ऑफ साम एश्योरेंस का मिलेगा। और फाइनली लास्ट में जाके क्या मिलेगा? तो आपका 40% प्लस एक्रूड बोनस जो है वो मिल जाएगा। ठीक है। इसका एक बेनिफिट जो है, देखिए बीच बीच में 6 9 12 15 8 12 16 20 में जो अमाउंट मिलता है इसको बोला जाता है सर्वाइवल बेनिफिट, है ना। इसलिए इसका नाम सुमंगल, बीच बीच में पैसा मिला, भलाई हुआ, मंगल हुआ, सुमंगल, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग सर्वाइवल बेनिफिट। फायदा क्या है? बहुत अच्छा फायदा देखिए ये दिया गया कि मान लीजिए हमने पॉलिसी किया, 2 लाख 2 लाख 2 लाख करके 3 बार ले लिया, और उसके बाद जमराज हमारे ऊपर गदा लेके हमारे ऊपर चढ़ गया और हमको मेरे किए गए पाप के लिए नरक में लेके चला गया। तो हम अगर नरक में चले जाएंगे तो मेरा फैमिली का क्या होगा? तो बोला भाई 6 लाख खा लिया है, कोई बात नहीं, तेरे फैमिली को पूरा 10 लाख प्लस बोनस मिलेगा। क्लियर है। तो सर्वाइवल बेनिफिट जो दिया गया इन केस ऑफ डेथ, आपका इसको कोई वैल्यू नहीं है, पूरा अमाउंट फिर से फैमिली को मिल जाएगा। सच पेमेंट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द इवेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड डेथ ऑफ द इंश्योरेंस। इन सच केस फुल सम एश्योर्ड प्लस एक्रूड बोनस इज पेएबल टू द असाइनी, नॉमिनी और लीगल हेयर। क्लियर हुआ। तो जो सर्वाइवल बेनिफिट मिला उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर पूरा पैसा हमारा फैमिली को दिया जाएगा। ये इसका बहुत बड़ा खासियत है। फिर आते हैं हम लोग जॉइंट लाइफ एश्योरेंस। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, एक बार कंफर्म करिए, एक बार मैसेज करिए, आगे बढ़े कि यहां तक रुके? क्या करना है? नेक्स्ट। गिरिंदर बोला नेक्स्ट, बाकी लोग? सुशांत बोला नेक्स्ट, और हकीम बोले यस। चलिए तो हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं यहाँ तक, ऑल टाइप्स खत्म कर लेते हैं। चलिए बढ़िया है। तो जॉइंट लाइफ एश्योरेंस क्या हुआ? जॉइंट लाइफ एश्योरेंस जो है इसको हम लोग बोलते हैं जुगल सुरक्षा। जॉइंट लाइफ एश्योरेंस जो है ये जुगल सुरक्षा बोलते हैं। और हमारे देश का जब इंडिपेंडेंस हुआ ना, उसका 50 साल में 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसमें इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया। तो हमको 15 अगस्त 1947 को मिला, और जब हमारा इंडिपेंडेंस का 58 ईयर्स हुआ, है ना, इंडिपेंडेंस का, तो उसमें इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया था। और 15 अगस्त तक हमने वेट नहीं किया, बस 1 अगस्त में ही इसको लॉन्च कर दिया गया। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लेता है, याद रखिएगा, अगर कमीनापंती वाला सवाल पूछेगा तो ये सवाल आपसे पूछ सकता है। फंडा क्या है? तो बोला कि सम एश्योर्ड इज पेएबल एट द एंड ऑफ इंडोमेंट टर्म, जब टर्म खत्म हो जाएगा उसके बाद सम एश्योरेंस दे दिया जाएगा, या फिर डेथ ऑफ आइदर और टू आइदर ऑफ द टू लाइव्स एश्योर्ड, है ना। जो दो बंदा मिलके, जो जुगल मिलके ये पॉलिसी किया, उसमें से कि भीतर किसी एक का भी डेथ हो जाएगा तो दूसरे को सारा पैसा मिल जाएगा, दोनों का डेथ हो जाएगा तो नॉमिनी को सारा पैसा मिल जाएगा। जो हमारा इंडोमेंट एश्योरेंस का बोनस है, सेम बोनस यहाँ पर भी है ना। और एक कपल, ओनली वन कैन हैव दिस पॉलिसी, है ना। तो दोनों के भीतर एक ही पॉलिसी होगा और एक कपल एक ही पॉलिसी रखेगा, जुगल सुरक्षा एक ही पॉलिसी होगा। स्पाउस जो है वो लिटरेट होना चाहिए, उनको सर्विस होल्डर नहीं होना है, बट उनको लिटरेट होना है। अगर डिवोर्स हो जाएगा ये पॉलिसी एंडोमेंट एश्योरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। पॉलिसी का टर्म जो है 5 साल से लेके 20 साल है। जुगल सुरक्षा से सवाल पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर आईपी पॉइंट ऑफ व्यू। आप अगर आईपी एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ से सवाल पूछने का चांसेस बहुत ज़्यादा है कि इतना टर्म क्या रहेगा, तो 5 साल से लेके 20 साल रहेगा। एज क्राइटेरिया क्या है? तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 45 ईयर्स। और इसको याद कर लीजिए कि ये एवरेज एज नहीं है,
ये एवरेज एज नहीं है, एवरेज एज तो रहेगा ही इसके अंदर। इसके अलावा जो दो बंदा करेगा उनका एज भी इसके भीतर ही रहना चाहिए। मिनिमम 20 ईयर्स हो, 21 ईयर्स होगा और मैक्सिमम 45 ईयर्स होगा। मेडिकल जो है कंपलसरी ऑलरेडी हम लोग देख लिया। लोन और सरेंडर दोनों आपका 3 साल के बाद ही मिलता है, जैसे हमारा इंडोमेंट एश्योरेंस का बेनिफिट था। प्रीमियम इज पेएबल आइदर टिल मैच्योरिटी और अप टू द डेथ ऑफ वन ऑफ द स्पाउसेस। जब एक स्पाउस का डेथ हो गया, फर्दर कोई प्रीमियम देने का कोई ज़रूरत नहीं है। और दोनों अगर जिंदा रह गया तो मैच्योरिटी तक हमको इंटरेस्ट देना रहेगा, पेमेंट देना रहेगा, है ना। इसके बाद आता है आपका चिल्ड्रन पॉलिसी। कब लगाया गया? तो बोला गया 2001 2006, यानी कि 20 जनवरी 2006, 20 जनवरी 2006 में इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया, पीएलआई और आरपीएलआई दोनों के लिए। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रेन इज एलिजिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ दिस पॉलिसी, बट फंडा क्या है? ऑन पॉलिसी, ऑन पॉलिसी ऑफ पेरेंट फॉर वन पॉलिसी ऑफ द चाइल्ड, वन पॉलिसी इज रिक्वायर्ड फॉर द पेरेंट। मतलब अगर मान लीजिए मेरा 10 लाख का एक पॉलिसी है, तो मैं मेरे बच्चे के नाम पे एक ही पॉलिसी कर पाऊंगा। बट मेरा 5 लाख का दो पॉलिसी है, तो मैं दोनों बच्चे के लिए मेरा 3-3 लाख का पीएलआई कर पाऊंगा। क्लियर है? तो एक पॉलिसी के रिस्पेक्ट में एक पॉलिसी आपका होना चाहिए। फिर क्या बोला गया? जो पेरेंट पॉलिसी होल्डर होगा, माता पिता जो भी होंगे, उनका एज 45 ईयर्स तक ही होगा। इसमें किसी भी प्रकार लोन या सरेंडर का सुविधा नहीं है। ये कंप्लीटली नॉन मेडिकल पॉलिसी है। मिनिमम 20,000 का होगा, मैक्सिमम 3 लाख का होगा। यही अगर आरपीएलआई हो जाता है, कितने का होता है बताइए फटाफट से? आरपीएलआई के केस में कितना हो जाएगा? आरपीएलआई के केस में कितने का हो सकता है? फटाफट से बताइए। 1 लाख का हो जाता है। बहुत बढ़िया। पेरेंट शुड ऑल्सो हैव ए पॉलिसी इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ सम एश्योरेंट ऑफ द चाइल्ड। तो जो बच्चे के नाम पे हम कर रहे हैं, पेरेंट को उसका इक्विवेलेंट अमाउंट का एक पॉलिसी होना चाहिए, है ना। और ऐसा भी नहीं कि मैं मेरे बच्चे के नाम पे एक पॉलिसी ओपन कर दिया, मेरा बीबी मेरे बच्चे के नाम पे और एक पॉलिसी ओपन कर दिया, ये भी नहीं चलेगा। एक कपल के लिए एक ही पॉलिसी यहाँ पे ऑप्शन रखा गया, है ना। ये हमको याद रखना है। अनयूजुअल किसी ने कर लिया विद वायोलेशन ऑफ रूल, तो कंट्रावेंशन ऑफ रूल, तो वो हो सकता है, अलग इशू है। बट एक्चुअली होना नहीं चाहिए। बोनस कितना है? 52/1000 है। बच्चे का एज क्या होगा? तो जुगल सुरक्षा में जो टर्म था चिल्ड्रन पॉलिसी का, वही बच्चे का एज है। बच्चे का एज कितना? 5 साल से लेके 20 साल के भीतर होगा। ऑन इंडोमेंट एश्योरेंस पॉलिसी पर चाइल्ड, एक बच्चे के नाम पे एक ही पॉलिसी रहेगा। ओनली 2 चिल्ड्रन के नाम पे हम हो सकता है। सेम चाइल्ड शुड नॉट बी कवर्ड अंडर मोर देन ऑन पॉलिसी, जो बात मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। एक बच्चे के नाम पे एक से ज़्यादा पॉलिसी नहीं होगा। प्रीमियम सीजिंग एज क्या होगा? तो बच्चे का एज जब 19 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23, 24, 25 होगा, 19 से लेके 25 के भीतर आपका प्रीमियम सीजिंग एज होगा, है ना। मतलब मैच्योरिटी भी रहेगा उसी में, है ना। तो प्रीमियम सीजिंग एज 19 से लेके 25 के भीतर रहेगा। किसी कारणवश अगर जो मेन पॉलिसी होल्डर है उनका डेथ हो जाता है, तो फर्दर एक पैसा भी प्रीमियम देने का आवश्यकता नहीं है। पॉलिसी आपका एज इट इज़, जब आप मैच्योरिटी का डेट चूज किए थे उसी टाइम पे जाके मैच्योर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ तक मेरा चिल्ड्रन पॉलिसी भी खत्म होता है। आज हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे, है ना। कल के क्लास में हम लोग फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। आज यहाँ तक रखा जाए ना। यहाँ तक आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पीपीटी में ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिए, तो कल के क्लास में हम लोगों को और आसानी रहेगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि। गुड नाइट सर। गुड नाइट सुरेंद्र जी।